शेयर बाजार लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ बने हुए तीन खास मेहमान हमारे साथ हैं। अनिल मंगनानी, नीरज दीवान और मोहित मोदी। मोहित, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जिस तरह से अभी हमने देखा चिदम्बरम साहब को सुनते हुए कि 6 से 7% की विकास दर हासिल करना संभव रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर में। पहले जो 2 तिमाहियों के आंकड़े हैं वो हमारे सामने हैं। फर्स्ट क्वार्टर 5.5%, दूसरी तिमाही में 5.3%। अब अगर 6 से 7% की विकास दर लेनी है तो ये जो दूसरी छमाही है उसमें कितनी विकास दर मिले तो आप उस एवरेज पे पहुंच पाएंगे? राजीव, क्रिसिल रिसर्च का अनुमान है कि इस पूरे वित्तीय वर्ष में जो ग्रोथ रेट रहेगी जीडीपी की वो करीब 5.5% के आसपास ही रहेगी। लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में इसमें उम्मीद की जा सकती है कि ग्रोथ रेट इंप्रूव होगी। क्रिसिल रिसर्च का अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष में 6.7% की ग्रोथ रेट की जा सकती है, जो कि एक कंजम्पशन ड्रिवन रिवाइवल के थ्रू होने की उम्मीद है। कैपेक्स सिटी यूटिलाइजेशन वुड बी द की थीम्स ओवर नेक्स्ट 8 to 10 मंथ्स। तो मोहित, क्या जो वित्त मंत्री का बयान है उसको आप सिर्फ इस रूप में देखते हैं कि वो देश का हौसला बढ़ाने का फर्ज अदा कर रहे हैं? देखिए, उनके बयान के ऊपर तो कयास लगाना बहुत मुश्किल है कि उन्होंने किस रूप में पेश किया है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि डिमांड बहुत तरह से डिस्ट्रक्ट हुई है, लेकिन आगे चल के थोड़ी उम्मीदें सुधर रही हैं। डिमांड रिकंस्ट्रक्शन भी की उम्मीद है। दूसरी बात है कि एक्सपोर्ट ड्रिवन, जो कि आपने अगर पिछले 6-8 महीने के आईआईपी डेटा देखा होगा तो वो बहुत ही नीचे रहा है और उसमें बहुत वॉलेटिलिटी रही है। आप अगर आप अब आगे चल के देखेंगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इंप्रूव होने की उम्मीद की जा सकती है, बोथ फ्रॉम डोमेस्टिक साइड एज वेल एज फ्रॉम एक्सपोर्ट साइड। एक्सपोर्ट साइड में यूरोप में जो एक रिसेशन का डर बैठा हुआ था वो थोड़ा बहुत कम हो गया है। यूएस ग्रो करने की अच्छी उम्मीद है। एसएनपी के अनुसार एसएनपी का अनुमान है कि यूएस में ग्रोथ करीब 3% के आसपास रहेगी इस पूरे कैलेंडर ईयर में। सो ये कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं जिनसे कि उम्मीद की जा सकती है कि चीजें इंप्रूव होंगी, लेकिन वो इतनी ज्यादा इंप्रूव होंगी कि इसी वित्तीय वर्ष में उसका इंपैक्ट होगा, ऐसी उम्मीद करना कुछ ज्यादा एम्बिशियस लगता है एट दिस मोमेंट। इस बीच अगर आप देखें आपके स्क्रीन पर सांकेतिक आंकड़े हैं कि कैसी रहेगी आज की ओपनिंग। हालांकि इस वक्त सेंसेक्स लगभग 47 अंकों पर करीब 1/4% ऊपर अगर आप कारोबार करता हुआ, और निफ्टी करीब 6081 के स्तर पर 14 अंकों पर 1/4% ऊपर यहाँ पर है। अनिल, आईटीसी के बारे में बात करते हैं। आईटीसी के नतीजे शुक्रवार को आए और नतीजे अच्छे थे। अगर आप देखें तो प्राइमा फेस से अगर आप टॉप लाइन बॉटम लाइन की फिगर्स को देखें तो काफी अच्छे नतीजे थे। अब बात करते हैं कि ट्रेड करना है तो कैसे करें, और दूसरी बात, अगर मुझे मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से इस पर नजर डालनी है तो वो कैसे डालूं, मैं कैसे इस पर पैसा कमाने की गुंजाइश है? देखिए, इसने एक 273 का लो भी लगाया। दैट मीन्स वहां से अगर मैं लो से कंपेयर करूं तो मेरे ख्याल से 50% इसने अपने पूरे फॉल को अब तक कवर कर लिया है। बट एट 287 इज देयर एनी ट्रेड पॉसिबल इन आईटीसी, और या फिर मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से कोई कॉल? I think just in this pullback 293 एक key level है, पर मेरा मानना है मे बी द लॉन्ग टर्म स्टिल काफी स्ट्रांग है, पर शॉर्ट टर्म एक अभी तक जो लेग डाउन थी रिजल्ट्स के पहले वो कंप्लीट नहीं हुआ। I'd like to see probably the stock come back to around 268, 265 range. I think उधर एक काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि if you look at like its peer जो हिंदुस्तान लीवर है वो इसमें काफी अच्छी करेक्शन आया है, 580 ऑल द वे टू 490, एंड मेरा मानना है अराउंड 475 480 रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हिंदुस्तान लीवर। सो सिमिलरली आई थिंक भले आईटीसी के रिजल्ट्स काफी अच्छे थे, आई थिंक नॉर्मली पोस्ट द नंबर्स यू शुड सी सम सॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से बिल्कुल नहीं गिरा है। सो मे बी अ पुल बैक टू अबाउट 265 268 रेंज एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। रिलायंस आपके स्क्रीन पर अगर आप देखें तो लगभग 0.25% ऊपर 916.70 के भाव पे कारोबार करता है, करीब 17.5 रुपए काउंटर ऊपर कारोबार कर रहा है इस वक्त। मिस्टर मोदी, इस वक्त ऑयल एंड गैस पर आपकी राय क्या है? आफ्टर वेरी रोबस्ट फिगर फ्रॉम रिलायंस, साथ ही साथ पार्शियल डीरेगुलेशन ऑफ डीजल प्राइसेस और ऑयल रिफॉर्म्स को लेकर पिछले कुछ समय में जो हुआ है, जिस तरीके से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, आपकी राय क्या है ऑयल एंड गैस पैक्ट में? और ओएमसीज को क्या अब अपनी लाइक्स की लिस्ट में रखेंगे आप? देखिए, रिलायंस ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। करीब $3.1 का उन्होंने सिंगापुर के ऊपर जीआरएम प्रस्तुत किया है।
जो कि एक बहुत अच्छा उम्मीद देता है। दूसरी बात आपने सही कहा, डीजल प्राइस डीरेगुलेशन की जो बातें चल रही हैं वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और उस पर कितना अमल होता है ये इस बात को तय करेगा कि हम OMCs को आगे कैसे देखते हैं। देखिए, इस पूरे सेक्टर में अभी सबसे बड़ा इशू है अंडर रिकवरीज का और सब्सिडीज का। तो अगर आप देखते हैं अपस्ट्रीम कंपनीज को देखते हैं, उनको करीब 1/3 सब्सिडी बर्डन झेलना पड़ता है। अगर डीजल प्राइस डीरेगुलेट होता है, जो कि उम्मीदें की जा रही हैं, और अगर एक वो सस्टेनेबल लेवल पे होता है तो उससे उनकी अंडर रिकवरीज, उनकी सब्सिडी बर्डन कम होता है। OMCs की बात की जाए तो OMCs का उनको भी पिछले 6 माह में उनको गवर्नमेंट सब्सिडी का फायदा हुआ है। At the same time, the basis of competition for OMCs will be much clearer once they get out of this subsidy issue and they start competing with each other in the direct marketing। तभी उनका प्योर मार्केटिंग स्ट्रेंथ सामने आएगी, क्योंकि अभी तो उनको मोस्टली सब्सिडी के थ्रू वो अपनी रिकवरीज पूरी कर पाती हैं। नीरज दीवान से अब एक और प्रश्न ले लेते हैं। वो ये है कि मिड कैप में, नीरज मिड कैप में, स्पेशली मिड कैप में जाना चाहूंगा, या फिर अगर आप थोड़ा सा स्मॉल कैप को भी मिला लें इसमें, कोई इन्वेस्टमेंट आइडिया या फिर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से आपने कोई स्टॉक या फिर सेट ऑफ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जहां पर एक कॉल बनती है इस वक्त? आई थिंक मिड कैप में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी भी। जिस तरह की रैली जो आई है, मोस्टली लार्ज कैप रैली आई है, अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम रेगुलर रिसर्च करते रहते हैं। जो हमारे रिसेंट रिसर्च कवरेज में से एक एवरेस्ट इंडस्ट्रीज एक स्टॉक है जो काफ़ी अच्छा कर रहा है परफॉर्मेंस वाइज, आई थिंक, और काफ़ी वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मिल रहा है। वो आई थिंक वो एक स्टॉक है जो हमने रिसेंटली आइडेंटिफाई किया और हमारी बाय लिस्ट में है। दूसरा जो रिसेंट नतीजा है NIT टेक्नोलॉजीज के अक्रॉस आप देखें तो लार्ज कैप के भी नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं, बाहर विप्रो को छोड़ के। तो एक IT में लगता है कि नेक्स्ट ईयर भी IT के लिए जिस तरह की कमेंट्री दे रहे हैं, जिस तरह की आउटलुक भी दे रहे हैं आगे चलते हुए सारे बड़े जो कंपनीज हैं, वो लगता है कि IT के लिए अगला साल अच्छा रह सकता है। और NIT टेक्नोलॉजीज भी हमारी कवरेज में है और उसके नतीजे भी काफ़ी अच्छे आए हैं। आई थिंक उसमें भी एक डिसेंट अपसाइड आपको एक नेक्स्ट ईयर में मिल सकता है। तो ये हमारे बाय लिस्ट में है। तो डिस्क्लेमर भी रहेगा कि हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं और खुद भी इन्वेस्ट किया हुआ इनके अंदर। नीरज, HDFC बैंक के भी नतीजे आए थे शुक्रवार को, तो वहां पर क्या नजर आया आपको? थोड़ा सा दबाव मुनाफा वसूली का था या फिर कोई ऐसी बात है सारी मजबूत नतीजों के बीच में भी जो बाजार को नापसंद रही? एक्चुअली आई थिंक थोड़ा सा लग रहा था कि प्रेशर जैसे वहां पे बनना शुरू हो रहा है। आई थिंक थोड़ा सा NPA फिगर स्लाइटली ज्यादा थी वहां पर, तो बिकॉज वो स्टॉक इतनी रिच वैल्यूएशन पे चलता है और बाकी इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक एज सच रिच वैल्यूएशन में है, उसमें HDFC बैंक सबसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में चलता है। तो आई थिंक वहां पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग का दबाव जरूर रह सकता है, जो और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी देखने को मिल रहा है। आई थिंक HDFC बैंक में थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है फॉर अ शॉर्ट टर्म। अनिल, IGL के स्ट्रक्चर पर आपकी राय क्या है? क्योंकि बहुत समय बाद, एक तो बहुत नेगेटिव न्यूज फ्लोज और उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन और फाइनली अगर आप देखें तो ये शुक्रवार के रोज एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के बीच में आई थिंक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसने काफी समय बाद पार किया है। एक ट्रेडर के लिए क्या है इस वक्त IGL पर? अगर मैं हफ्ते 10 दिन के लिए एक ट्रेड इनिशिएट करना चाहता हूं, क्या शुक्रवार के बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग स्टेज के बाद यहाँ पे अभी मुनाफे की पॉसिबिलिटी है? आपने एक इंटरेस्टिंग बात किया है कि ये काफी दिनों के बाद अपने 200 डे के ऊपर बंद दिया है। आई थिंक फ्राइडे के दिन अगर वॉल्यूम्स भी देखो तो काफी अच्छी थी। मे बी आई जस्ट लाइक टू सी द 50 डे एवरेज क्रॉस ओवर द 200 डे। आई थिंक अगर हो जाता है देन अ लॉट मोर मोमेंटम विल कम इनटू द स्टॉक। बट आई थिंक क्लियरली जो ऑयल एंड गैस क्षेत्र में जो हो रहा है इट्स सिमिलर टू जो इन्फोसिस में हुआ था नतीजे के बाद, जब अंडर ओनरशिप के कारण ये काफी और शॉर्ट कवरिंग के कारण ये काफी ऊपर चला था। नाउ आई एम नॉट सेइंग शॉर्ट कवरिंग, बट आई थिंक अंडर ओनरशिप पूरी ऑयल एंड गैस स्पेस में, बी इट IGL जो आपने बात की है या मेनली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आई थिंक द रश टू नाउ ब्रिंग इट इन योर पोर्टफोलियो ये दूसरे स्टॉक्स को काफी मदद करेंगे। सो आई थिंक IGL यस, बट जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर 50 डे उस 200 डे के ऊपर वापस चले जाएगा
then I think will add a lot more momentum to the stock. इस बीच एक आपको बता दें खबर, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, और ये कोल रिफॉर्म से अगर आप देखें जुड़ी खबर है कि आज कोल रेगुलेटर की स्थापना के लिए आज एक जीएम की बैठक हो सकती है, संभव है, और कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने दिए हैं इसके बाद के संकेत भी, और बिल के ड्राफ्ट पर हो सकती है चर्चा अंतिम रूप देने के लिए, और वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम इसकी अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की, और उनकी अध्यक्षता में अगर आप देखें तो इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। वाकई अगर आप देखें मोहित, ये कोल रिफॉर्म्स को लेकर अब तक कुछ नहीं हुआ है। कोल की सप्लाई, एफएसएस, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट्स, ये बीते लगभग जो 18 महीने का समय रहा, बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट का रहा। सभी प्राइवेट, सभी सरकारी कंपनियां कोल की सप्लाई को लेकर बड़ी चिंतित भी हैं। रेगुलेटर की स्थापना ये कितना महत्वपूर्ण रहेगा, और इस स्पेस में इंक्लूडिंग कोल इंडिया एज वेल एज विद द पावर स्पेस, आपकी राय क्या है? कुछ पिक करने के लिए है इस वक्त? देखिए, कोल के इशू में दो प्राइमरी इश्यूज हैं। पहली बात तो यह है कि जो कोल प्रोडक्शन इंडिया में है और जो इन्वेंट्री टेक ऑफ हो रहा है, जो इन्वेंट्रीज अभी भी कोल इंडिया के पास हैं और सिंगरेनी के पास हैं, जो कि आगे वो पास ऑन कर रहे हैं, वो किस मसौदे से, किस फॉर्मूले के तहत वो जाती हैं, दैट इज़ वन इशू जहाँ पे कि रेगुलेटर के आने से एक उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ा फास्ट मूवमेंट होगा। आप सही कह रहे हैं, पिछले 18 महीने में बार बार इस इशू पे चर्चा होती रही है, लेकिन मूवमेंट इतनी तेजी से नहीं हुआ है। कोल इंडिया अभी भी बहुत सारा कोल एलओएस के थ्रू सप्लाई होता है रेदर देन एफएसएस के थ्रू। दूसरा इशू जो बनता है वो है एट ऑपरेशनल लेवल। सी एट ऑपरेशनल लेवल समवेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर इज एट इट्स पीक फॉर द एटलीस्ट फॉर द कोल प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो हम इसमें जो 2-3 बॉटलनेक आते हैं, एक तो पहला प्रोडक्शन लेवल बॉटलनेक आता है। थैंकफुली अभी हमारे पास इस कंट्री इन्वेंट्रीज थी जिन्होंने थोड़ा हेल्प किया है। दूसरा बॉटलनेक आता है रैक अवेलेबिलिटी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। नाउ दैट्स अ वेरी बिग बॉटलनेक व्हिच समवेयर नीड्स टू बी एड्रेस्ड इफ वी वांट टू हैव तेजी से, अगर हम कोल को पावर जनरेशन यूनिट्स के पास सप्लाई करना चाहते हैं। सो ये दोनों इश्यूज, द ऑपरेशनल इशू एज वेल एज द कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज, इन दोनों में आई थिंक रेगुलेटर के आने से थोड़ी तेजी की उम्मीद, थोड़ा जल्दी डिसीजन की उम्मीद की जा सकती है, तो उससे थोड़ा फायदा हो सकता है जी। और इस बीच अनिल, अगर एनटीपीसी को देखा जाए तो ये कैसा लग रहा है आपको? क्या ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वॉल्यूम के साथ खरीदारी इसमें उभर रही है? वेरी डिफिकल्ट स्टॉक। क्लियरली आई थिंक लास्ट 3-4 साल से मेजर अंडर परफॉर्मेंस रहा है। मे बी इफ यू लुक एट सेक्टर वाइज, सब सेक्टर चले एक्सेप्ट फॉर पावर सेक्टर। तो शायद एक बॉटम फिशिंग हो रही है मार्केट में, या यू रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, क्योंकि बाकी सब स्टॉक्स चले हैं। बट अभी तक तो चार्ट्स के हिसाब से आई हैव नॉट गॉट एनी क्लैरिटी। ठीक है, लास्ट वीक वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे, बट सो मच वर्क टू बी डन एट द लोअर लेवल, स्टिल अर्ली डेज। और मेरा मानना है इसका आई थिंक फॉलो ऑन इश्यू भी है। Normally that keeps the price suppressed. So I'll give it some time. I'm not yet convinced. I think 173, 185 if you're looking for trading targets. But just structurally अभी तक I think कोई clarity तो नहीं मिला है कि ये breakout होने वाला है. IDFC अनिल, I mean 170, 169, 80, 169, 50 को बहुत strong इसने रिस्पेक्ट दी है, और ये जो रेंज बेस है यहां से किसी पुलबैक की इंडिकेशन है IDFC में? I think so. I think 170 क्या स्टॉप रख के that was excuse me the breakout level, और इसकी 50-day moving average भी है. तो I think with a 170 stop you hold the stock, and then अगर वापस 185, 190 के तरफ जाता है तो आपके एक एटलीस्ट अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है. अनिल, इस स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद रिलायंस पर आपकी राय क्या होगी? रिलायंस पर अगर मैं एक बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं, मैंने एक रिजल्ट्स कॉल ली थी, तो क्या प्रॉफिट ले जाना चाहिए घर इस वक्त? I think you can hold. I think 920 के ऊपर अगर टिकते हैं, I think next target 970. और ये again it's a question of under ownership. ये स्टॉक 3-4 साल से नहीं चला है. So with the positive results now, people like Infosys will be chasing the stock. But you have to understand, Reliance cannot open 15-20% up like Infosys, क्योंकि Reliance में जो floating stock है काफी बड़ा है. So it's not a small stock that way.
but the confusion still remains. Although मेरा overall view अभी तक positive है, I still can't understand your last 10 दिन से अगर देखी जाए, the breadth is very confusing कि 52 week highs में जिस तरह से advanced decline ratio दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है. I think mid cap underperformance is very clear, but there's always hope कि large cap एक बार अगर अपनी movement खत्म होके steady हो जाता है, then hopefully all these stocks that have been correcting come back. That is always a hope, and we can expect that hopefully. But that breadth is confusing, and the other thing that is confusing to me is the premium, Nifty premium. 52 week highs में या 2-year highs पे premium इतना नहीं दिख रहा है. Is it a suggestion that of exhaustion? I don't know. Is it a suggestion that people are not buying at these levels? Again, I'm not sure. But एक अच्छी बात है, if you want to look at the reverse to it, euphoria अभी तक नहीं है बाजार में. Normally market tops out in euphoria. So the lack of euphoria could be a positive market कि अभी तक वो top out नहीं हुआ है. So I'm hoping that is the case, but I'm sure even you as an analyst over your so many years would be confused कि negative breadth या 1:1 breadth is not a great thing at a 52 week high. And lack of Nifty premiums is a little bit of confusion. So I'm not saying कि ये मंदी बात है या तेजी बात है, मैं सिर्फ कर रहा हूँ मेरे लिए ये काफी एक confusing या perplexing situation है. जी. और नीरज, इस बीच रिलायंस ने अपना जो बाजार पूंजी के हिसाब से नंबर 1 मुकाम है वो फिर से हासिल कर लिया, दोबारा उस स्थिति में लौट आई है. तो एक इंटरेस्टिंग रेस अभी शायद कुछ दिनों तक चलेगी ओएनजीसी और रिलायंस के बीच में. क्या कहना है इस रेस पर आपका, और बाजार की ओपनिंग कैसी लग रही है, इसमें आगे कैसा दिन चलता है? अब बिल्कुल जिस तरह के पॉजिटिव न्यूज़ ओएनजीसी और रिलायंस के आई है, आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रेस आई थिंक रहेगी आगे चलते हुए. ओएनजीसी के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव एक मूव हुआ है जो पार्शियल डीरेगुलेशन का, और रिलायंस के नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं और वो भी काफ़ी देर के बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है नतीजों में उसने. आई थिंक बाजार की जो तेज़ी है काफ़ी रिलायंस उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो आई थिंक रिलायंस में थोड़ा स्ट्रेंथ और लगता है मार्केट में, वो देना चाहिए रिलायंस को, मार्केट को भी. और अगर आप अक्रॉस भी देखें तो जैसे एलएनटी की बात भी की हमने, काफ़ी स्टॉक्स हैं जिसमें अपनी इंडिविजुअल करेक्शन भी साथ साथ हो रही है. तो आई थिंक उसको चलते हुए कहीं ना कहीं वो भी एक सपोर्ट लेंगे, वहाँ भी एक दोबारा बाइंग जरूर आ सकती है. तो उस हिसाब से आई थिंक मोमेंटम बाजार का मुझे अभी आगे के लिए भी थोड़ा ठीक ही लग रहा है. नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और तमाम स्टॉक्स पर इंडाइसेस अपना रुख अपने रखा. बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल के लिए. मिस्टर मोदी, आपकी मेथड्स पर राय क्या है, क्योंकि मेथड्स को अगर आप देखें तो अभी भी बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में है. स्ट्रक्चर वाइज अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, मेरे ख्याल से आप लॉन्ग करके शॉर्ट करके पैसा कभी कमा सकते हैं. बट एज फार एज मीडियम टर्म कॉल और लॉन्ग टर्म कॉल इज कंसर्न, अब हम मेथड्स पे जब भी आउटलुक बनाते हैं या फिर जब सोचते हैं तो चाइना फैक्टर इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है. अब चाइना फैक्टर जो ये है कहता है कि शायद वहां का जो बुरा दौर है वो बॉटम आउट हो चुका है. पूरे साल की अप्रोक्सीमेटली 7.9, 7.8, 7.5 की फिगर के साथ चाइना निकाल देगा. हालांकि ये 5 साल की सबसे धीमी ग्रोथ है, बट स्टिल बॉटमिंग आउट के संकेत हैं चाइनीज इकोनॉमी के. ऐसे में मेटल्स पे आप क्या आउटलुक फ्रेम करते हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेटल्स मोस्टली चाइना डिमांड के ऊपर रेस्ट करता है. एट द सेम टाइम अगर आप चाइनीज इकोनॉमी को देखेंगे तो चाइना में जो ग्रोथ हुई है, जो डेवलपमेंट हुआ है, मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ रही है इन द लास्ट 10-20 ईयर्स, एंड दैट हैज गिवन एन अपटर्न टू द मेटल साइकिल इन अंटिल 2007-8. अब उसके कारण जो एंड डिमांड है वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या आउटलुक है. एंड वो आउटलुक धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, जिसके कारण कि मेटल्स को जनरली थोड़ा संभल. फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी को देखते हैं, यूरोप में मंदी का जो भीषण दौर की उम्मीद की जा सकती थी वो बहुत कम हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि यूरोप मोस्टली फ्लैट रहेगा इस साल में. यूएस में एक डिसेंट सी ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है, एक्सेप्ट फॉर द फिस्कल इश्यूज इन यूएस जो कि थोड़े रिजॉल्व होने की उम्मीद है. तो इन सब के चलते चाइना की ग्रोथ ये अनुमान लगाया जा रहा है कि थोड़ा बॉटम आउट होगी.
चाइना में दूसरा इशू यह है कि चाइना में उन्होंने इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके रखा है, जिसके कारण और अब वो धीरे धीरे इंटरनल कंजम्पशन पे पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जो अगेन कुछ ना कुछ हद तक मेटल्स और रिलेटेड स्टॉक्स को और रिलेटेड कमोडिटीज को बूस्ट करेगा। तो ओवरऑल उम्मीद की जा सकती है कि एक ग्लोबल इकोनॉमी बॉटमिंग आउट होती हुई दिख रही है, जिसके कारण कि मेटल साइकिल के स्टेबल रहने की अगले अगर आप 6 से 8 या 6 महीने से 1 साल की उम्मीद करें तो थोड़ा स्टेबल रहने की उम्मीद की जा सकती है। इस बीच अरबिंदो फार्मा को लेकर के एक खबर आपकी स्क्रीन पे सामने है, जहां पर यूएस एफडीए की ओर से एक मंजूरी मिली है इंजेक्शन को लेकर के। ऑक्सीसिलिन इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन को अमेरिकी बाजार में बेचने के लिए अरबिंदो फार्मा को मंजूरी मिली है और एक बढ़त दिख रही है। 1.25% के आसपास की मजबूती अभी इस शेयर में नजर आ रही है। अनिल, अगर एक निफ्टी ट्रेडर के नज़रिए से सोचिए, इस वक्त ट्रेंड ऊपर है इसलिए उसे खरीदारी सौदे करने हैं, लेकिन अगर आप सामने के टारगेट्स देखें, अगर रेजिस्टेंस लेवल्स देखें तो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स पे नज़र आ रहे हैं। अभी 6100 पे है, उसके बाद फिर 6150 पे है, 6180 पे हो जाएगा, 6200 पे हो जाएगा, 6230 हो जाएगा। इस तरह से अगर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उसके लिए बनानी हो, क्या करेंगे, क्या सलाह देंगे आप? See, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है, आई थिंक क्लियरली अगर आप यू लुक एट द लास्ट 2 months, मैंने स्टॉक्स में भी देखा, इंडेक्स में भी देखा, जब तक स्टॉक या इंडेक्स अपने 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद नहीं देता है, तब तक उसकी मंदी खत्म नहीं होती। सो फॉर दैट रीजन आई से जब तक 59, 70, 75 जो भी है वो लेवल, तब तक आप पोजिशन ट्रेड के हिसाब से इसमें बना रहना चाहिए। इफ यू आर डे ट्रेडर, then simply because बाजार एक दिन ऊपर एक दिन नीचे करते रह रहे हैं, then yesterday's low will be your stop. So 6048 करीबन yesterday का लो था, Friday का लो था, तो you keep that as your stop. But like I said, from a positional point of view अभी तक कुछ change नहीं हुआ। And the good thing about the Nifty, भले stocks नीचे आ रहे हैं, Nifty में ये जो sector wise rotation हो रहा है, जैसे oil and gas, IT और telecom stocks जो पहले 3 महीने में चले नहीं थे, they are helping out. So maybe tomorrow something else will help out. That benefits you when you are trading the Nifty. But clearly अगर आप stocks में trade करते हैं तो आपको at least clearly एक pattern बन चुका है where stocks have corrected but the Nifty is not. So it's a tough one, and I think this year Nifty is going to be a tough game because you're already up 27% from last year, or clearly 6357 जो all time high hai, that will become a resistance which is only 4% away. So this year I think stock picking is going to be a little more difficult because to expect कि अगले साल के जो performance था 27%, ये साल में भी उतना होएगा, that means you're saying the market is to cross 7,000 plus, which looks highly unlikely for this year. So मेरा मानना है this year the challenge is going to be stocks, and it's not that you don't find, like for example just in the last 2 weeks you can see Reliance 4 साल से perform नहीं कर, वो अभी perform करने आ रहा है. So you will have to look for stocks, but I'm sure you'll find them at some point of time. चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं. अगर किसी भी वीकनेस के दौर में अगर कोई स्टॉक आइडेंटिफाई करके शॉर्ट करना हो तो क्या उस कैटेगरी में वेल्सपन ठीक ठाक एक स्ट्रक्चर है? Is that for me? Yeah, is this for you? देखो ओवरऑल वीक है no doubt, but I just think ये काफी अच्छी लेवल्स पे आके सपोर्ट ले रहे हैं. So I'll give it a chance at about 98 में इसकी strong support है. So if you're taking a short call, मेरे हिसाब से wait for 98 to break. ये levels पे मैं नहीं लूंगा. I think it's a little overdone at these levels. So maybe below 98 or so, then I'll probably take a sell call. But at these levels एक उम्मीद भी है कि एक small term, short term bounce भी आ सकता है. ये काफी strong support पे आके बैठा है. And you know you have to understand the stock has been so badly beaten down. ये एक 2008 के तेजी 7-8 के तेजी में काफी strong stock था, 500 के ऊपर गया था. So the stock is already beaten down. ये levels पे I think आपकी risk reward नहीं बैठता है. के लिए. और इस बीच अगर आप विप्रो के शेयर को देखें, अनिल ये सवाल आपके लिए,
ऐसा लग रहा है जैसे पिछले जनवरी भर में इसने जो है अभी तक निचले स्तर देखे थे उनको बचा कर रखने की कोशिश कर रहा है। अगर ये जनवरी वाले सपोर्ट लेवल्स जो अभी इन्हीं स्तरों के आसपास हैं, 395-96 के आसपास हैं, अगर ये टूटता है तो फिर क्या आपको लगता है ये और भी नीचे जाएगा? नीचे अपना स्टॉप कहाँ रखेंगे? 385 किधर नजर रहेगी? आई थिंक जरूर डिसअपॉइंटमेंट है कि जिस तरफ से TCS, इन्फोसिस और HCL टेक के नंबर्स आए थे और वो काफी अच्छे किया है कि विप्रो डिसअपॉइंटेड एट द एंड। स्टॉक रिजल्ट के पहले काफी अच्छी मोमेंटम में था, इन अ गुड ब्रेकआउट जोन कि ये काफी फ्लेयर अप हो सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरफ से लास्ट वीक टूटा है, दैट्स अ डिसअपॉइंटमेंट। मेरा मानना है देयर 2 लेवल्स टू वॉच आउट। एक तो 388 इसकी जो रीसेंट मूव का 50% रिट्रेसमेंट, होस्ट ऑफ एवरेजेस आउट देयर, सो दैट विल बी योर स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेडर है। बट आई थिंक पोजिशनल प्ले के हिसाब से आई विल स्टिल वर्क विद अ 61.8% रिट्रेसमेंट एंड करीबन 100 डे एवरेज व्हिच कम्स एट अबाउट 375, सो थोड़ा डीपर है, बट दैट्स द वे आई प्ले इट। चलिए मिस्टर मोदी, मोहित माफ कीजिएगा, आपकी राय क्या है इस वक्त? अगर मैं कुछ स्पेशली कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो डेलीगेटेड हैं मिड कैप में और स्मॉल कैप में, सेक्टर्स लाइक शुगर, स्ट्रक्चर्स लाइक फर्टिलाइजर्स, इसमें अभी आपकी राय क्या है? क्योंकि यहां भी अगर आप देखें तो काफी समय से अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू है। कोई वक्त है इनके बारे में सोचने का, कोई मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन सेक्टर के बारे में सोचने का? देखिए, दोनों सेक्टर्स बहुत कुछ रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं और इनमें जो इश्यूज हैं वो 2 तरह के हैं, बोथ एट द अर्निंग साइड फ्रॉम अ रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो उसके कारण वैल्यूएशंस सेंटिमेंटली थोड़े नीचे थे। लेकिन एट द सेम टाइम हम क्रिसिल रिसर्च का मानना यह है कि मिड कैप इवन लार्ज कैप में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी शुड डिलीवर बेटर परफॉर्मेंस, बिकॉज ये एक रिकवरी का दौर अगर हम अगले 12 महीने के हिसाब से देखें तो होता है। उसमें जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो उन कंपनीज के लिए ज़्यादा अच्छी होंगी। फॉर इंस्टेंस अभी हमने हाईटेक ब्लास्ट के ऊपर अपना इनिशिएशन किया है एंड इट्स ग्रेडेड एज फंडामेंटली गुड और 315 ऑन फंडामेंटल्स। उसमें हमारा फेयर वैल्यू अराउंड 80 रुपीज़ है, जो कि आज के जो अभी स्टॉक 55-60 रुपए के आसपास चल रहा है। सो वी बिलीव कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज शुड डिलीवर समवॉट बेटर रिजल्ट्स अक्रॉस सेक्टर्स एज अपॉर्चुनिटीज अराइज इन द मार्केट। अनिल, DLF 260 के आसपास आज थोड़ा नीचे है, 0.25% नीचे है, इसमें क्या रणनीति रहेगी अभी? नहीं, आई थिंक देयर इज अ गुड मोमेंटम बिल्ड अप इन द स्टॉक। आई थिंक जो दो लेवल्स है, मे बी एक तो 264 इसकी 50 मंथ सिंपल मूविंग एवरेज है, बट इफ इट कैन टेक आउट 264 फिर आई थिंक द नेक्स्ट लेवल्स कम क्लोजर टू 280, 290। इसकी अच्छी ब्रेकआउट हुआ है 225 में, सो आई थिंक द मोमेंटम इज स्टिल स्ट्रांग। आई मीन लास्ट वीक का बार अगर देखो वॉल्यूम के साथ इतनी बार 30 रुपीज का जो मूव दिया है, इट डजंट सजेस्ट कि ये ट्रेंड खत्म हुआ है। आई जस्ट थिंक मे बी अ पॉज टुडे, बट ओवरऑल अभी भी काफी स्ट्रेंथ है स्टॉक में। जी हाँ, करीब 17 अंकों पर निफ्टी, करीब 6081 का स्तर यहाँ पे, और सेंसेक्स लगभग इस वक्त 78 अंकों पर कारोबार करता है, करीब 20,117 के स्तर पे। छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। शेयर बाजार लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब आज के कारोबार में एक अच्छी शुरुआत तो मिल गई है, लेकिन यहाँ से आगे क्या रुझान रहना चाहिए? निफ्टी इस वक्त अब 14 अंक की बढ़त के साथ, यानी थोड़ी हल्की हुई है बढ़त पिछले कुछ मिनटों के दौरान, ये जरूर कहा जा सकता है। सेंसेक्स भी अब सिर्फ 72 अंक की बढ़त के साथ है। अनिल, आज दिन भर के हिसाब से क्या पैटर्न रहेगा और एक ट्रेडर के नजरिए से कहाँ उसे ज्यादा चौकस रहना चाहिए? Again, it's a $1 million question. मेरा मानना है अभी भी 6100, 6105 में एक ट्रेंड लाइन आता है, सो ऑब्वियसली फ्रॉम अ ब्रेकआउट पॉइंट ऑफ व्यू अगर उसके ऊपर जाके बंद दे सकता है, दैट्स अ पॉजिटिव। माय ओवरऑल व्यू रिमेन्स द सेम कि अगर आप पोजीशन ट्रेडर है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज अ स्टॉप, बट अगर आप स्ट्रिक्टली डे ट्रेडर है देन फ्राइडेज लो 6048। सो I don't have a concrete answer for your question, but अगर आप breakout की बात कर रहे हैं, then I like to see 6100, 6105 taken out, so it'll add a lot more momentum to the Nifty.
अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी काउंटर्स पे और एनालिसिस पे अपनी राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।